हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें बिकॉज दिस इज़ वेरी यूजफुल चैनल फॉर यू पीपल। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10th की इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज ऑफ द पोएम्स, जो कि 4 मार्क्स का पूछता है और बहुत ही आसानी से ये 4 मार्क्स आप पा सकते हैं। तो कैसे? मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज सेलेक्ट किया है आपके लिए और ये रिड्यूस्ड सिलेबस पर भी आधारित है, इसलिए आइए देखते हैं और हम लोग बहुत ही आसानी से 4 मार्क्स अपने टोटल मार्क्स में जोड़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट 2 मार्क्स इजली, ओनली लर्न द नेम्स ऑफ द पोएम्स एंड पोएट्स। आप स्टैंजा का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे और दोनों बेस्ड होते हैं नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट पे। तो चूंकि आपको सिर्फ 6 पोएम्स पढ़ने हैं इस रिड्यूस्ड सिलेबस में, तो आप ये 6 कविताओं का नाम याद कर लें और इनके पोएट्स का नाम याद कर लें, जो आपको 2 मार्क्स बहुत ही आसानी से दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा है। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही इसको लिखा है। और टाइगर इन द जू, लेज़ली नॉरिस का लिखा हुआ है। द बॉल पोएम, जॉन बेरीमैन। अमेंडा, रॉबिन क्लेन। द ट्रीज, एड्रिन रिच। तो आप आसानी से 2 मार्क्स तो श्योर कर लें कि इसी से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको पहचानना है स्टैंजा को कि ये कौन से पोएम का स्टैंजा है, और अगर आप पोएम और पोएट का नाम जानते हैं देन यू विल गेट 2 मार्क फॉर श्योर। ओके, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो का इंपॉर्टेंट स्टैंजा। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। इसने मेरे हृदय को एक परिवर्तन दे दिया, मेरे मूड को बदल दिया, और जो समय मैं दिन का बर्बाद कर रहा था उस समय को मैंने कुछ बचा लिया। तो इसी पर आधारित क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हर एक स्टैंजा में मिलेगा आपको, नेम ऑफ द पोएम। ओके, सो नेम द पोएम, देन आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो। नेम द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। What did change the mood of the poet? किस चीज ने पोएट के मूड को बदल दिया? The answer is the dust of snow shaken down on the poet changed his mood। जो dust of snow है यानी बर्फ की जो धूल है, वो जिसे कौवे ने गिरा दिया, किसके ऊपर? पोएट के ऊपर, जिसने इनका मूड बदल दिया। What did the poet save? पोएट ने क्या बचा लिया? The poet saved some part of the day which he was wasting in worry। कवि ने उस समय को, उस महत्वपूर्ण समय को बचा लिया जो वे दुखी होकर बर्बाद कर रहे थे। ओके, सो दिस वे यू कैन गेट 4 मार्क्स। नाउ वी हैव फायर एंड आइस, composed by the same poet, Robert Frost। Here we have the stanza, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। कवि कहते हैं, चूंकि ये आपका सीन स्टैंजा है यानी आपका पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कवि कहता है कि अगर पृथ्वी का विनाश दोबारा अगर हो तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए नफरत ही काफ़ी होगी, और टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और नफरत की तुलना यहां पर किससे की गई है? बर्फ से की गई है। एंड वुड सफिस, और यह काफी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। नेम द पोएम, फायर एंड आइस। नेम द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द सेकेंड ऑप्शन फॉर द डिस्ट्रक्शन, यानी विनाश के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? आइस और हेट, यानी बर्फ या नफरत वुड बी इनफ फॉर द सेकेंड वे ऑफ डिस्ट्रक्शन आफ्टर फायर। अगर आग से बर्बाद हो जाती पृथ्वी तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है वो भी काफ़ी है विनाश के लिए। वो क्या है? बर्फ या नफरत, या बर्फ जैसी नफरत। ओके, कोल्ड हेट। ओके, व्हाट डज हेट सिंबलाइज? यहां पे हेट क्या सिंबलाइज करता है, क्या संकेत देता है? तो कहेंगे हेट सिंबलाइजेज आइस और कोल्डनेस इन बिहेवियर। यह नफरत को दिखाता है, साथ ही साथ व्यवहार में ठंडेपन को दिखाता है। सो दिस वे यू हैव द स्टैंजा ऑफ फायर एंड आइस।
नाउ वी हैव अ टाइगर इन द जू. लेजली नॉरिस ने इसको लिखा है. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reach. यहाँ पे जो टाइगर है वो चिड़ियाघर में बंद है, पिंजरे में बंद है. उसके शरीर पर धारियां हैं, पीले शरीर पर काली धारियां हैं. कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है क्योंकि वह पिंजरे में है और उसके पैर बहुत गद्देदार हैं जिस पर वह चल रहा है, जिसके कारण कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द पोएम. आंसर इज अ टाइगर इन द जू. नेम द पोएट. लेजली नॉरिस. व्हाई डज इट वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स. वह कुछ ही कदम क्यों चल पाता है? द टाइगर इज इन अ स्मॉल केज. वह बहुत छोटे से पिंजरे में है, सो इट कैन वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स. ठीक है, इसीलिए वह कुछ ही कदम चल पा रहा है क्योंकि वहां बंद है बेचारा. व्हाई इज द टाइगर इन रेज. टाइगर गुस्से में क्यों है? द टाइगर इज लॉक्ड इन अ केज and not free as it is in the jungle, so it is in rage. चूंकि टाइगर जो है वो पिंजरे में बंद है और वह उस तरह आज़ाद नहीं है जैसे कि वह जंगल में होता है, इसीलिए वह गुस्से में है क्योंकि उसे कैद करके रखा गया है. ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टैंजा फ्रॉम द सेम पोएम. इसी पोएम से हमारा स्टैंजा है, इसलिए मैंने पोएम और पोएट का नाम नहीं लिखा इसमें और क्वेश्चन नहीं बनाया है. आइए देखते हैं. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. वह छुप कर बैठा होगा छाया में और स्लाइड करता हुआ लंबे लंबे घासों के बीच से वहाँ इंतज़ार करता होगा जहाँ पानी का साधन है, यानी पानी का होल है, जहाँ से बहुत ही मोटे तगड़े और मुलायम मांस वाले हिरने गुजरती हैं. तो क्वेश्चन है, वेयर इज़ द टाइगर लर्किंग. कहाँ छुपा हुआ है टाइगर? द टाइगर इज लर्किंग इन शैडो नियर वाटर होल, यानी छाया में जहाँ पानी का सोर्स है वहाँ पे छिप कर बैठा है. क्यों? वाई डज इट लर्क नियर द वाटर होल. क्यों बैठा है वहाँ पे? इट लर्क्स नियर द वाटर होल बिकॉज प्लम्प डियर कम्स टू ड्रिंक वाटर एंड इट हंट्स दोज डियर्स. यानी वह वहाँ छुप कर इसलिए बैठा है क्योंकि जब हिरनों को प्यास लगेगी तो वहाँ पानी पीने आएंगे और वहाँ उनका वह शिकार कर पाएगा. ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टैंजा फ्रॉम द बॉल पोएम composed by John Berryman. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. यहाँ कवि कहता है कि अब मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा क्योंकि उस बच्चे का बॉल जो है खो गया है, पानी में डूब गया है. A dime another ball is worthless, क्योंकि दूसरा बॉल खरीद कर देना या उसे खरीद देना या बेकार साबित होगा. नाउ ही सेंसेस. अब वह सेंस कर रहा, अनुभव कर रहा है. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला अनुभव कि अपनी चीज़ें जब खो जाती हैं तो कैसा लगता है. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, जहाँ पर इस संसार में जहाँ पर अपनी अपनी चीज़ों को ठीक से रखने की जिम्मेवारियाँ होती हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएम. द आंसर इज द बॉल पोएम. नेम ऑफ द पोएट. आंसर जॉन बेरीमैन. Why does the poet not intrude on the boy? क्यों हस्तक्षेप नहीं करता है कवि? Answer is the poet wants to make him feel the sense of responsibility. क्योंकि कवि उसे जिम्मेवारी का एहसास करवाना चाहता है. ठीक है, What is a world of possessions? या वस्तुओं का संसार, अपने अधिकार का संसार क्या शो करता है यहाँ? A world of possessions means our world full of our things and responsibilities. वह संसार जहाँ पर अपनी अपनी चीज़ें सबकी होती हैं, जहाँ पर यह संसार अपनी चीज़ों से, अपने अपनी चीज़ों से भरा है और अपनी जिम्मेवारियाँ भी हैं. तो कवि यही सिखाना चाहता है उस लड़के को. नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टैंजा फ्रॉम अमेंडा composed by Robin Klein. The stanza is I am an orphan roaming the street. मैं एक अनाथ हूँ, गलियों में भटक रही हूँ. I patterned soft dust with my hushed bare feet. मैं अपने नंगे पाँव से गली में चल रही हूँ और अपने पैरों के निशान बना रही हूँ. द साइलेंस इज गोल्डन. शांति बहुत ही सुनहरी है. द फ्रीडम इज स्वीट. आज़ादी मेरे लिए बहुत मीठी है. यह तब कहती है, कल्पना करती है अमेंडा, जब उसकी माँ कुछ काम करने कहती है, कुछ उसके जिम्मेवारियों को समझाना चाहती है जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं. तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. नेम द पोएम. द आंसर इज अमेंडा. नेम द पोएट. Robin Klein. Why does Amanda want to live like an orphan?
अमेंडा एक अनाथ की तरह क्यों रहना चाहती है? अमेंडा wants to live like an orphan because she does not want any interference in her life. वह अपने जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती, कोई उसे रोके नहीं, टोके नहीं, but wants complete freedom. वह पूर्णतः स्वतंत्रता चाहती है. Where does she want to roam? कहाँ भटकना चाहती है? She wants to roam in the street. वह गलियों में भटकना चाहती है जहाँ पर silence is golden and freedom is sweet. Okay? Now we have the next stanza from the same poem Amanda, and the stanza is, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. तो अब कल्पना करती है कि वह एक टावर पर है रैपुंजल की तरह. तो रैपुंजल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि रैपुंजल एक राजकुमारी थी जिसे कैद करके रखा गया था टावर के ऊपर. उसके बाल बहुत लंबे और सुनहरे थे जिसे वह नीचे जब गिराती थी तो उसे पकड़कर लोग ऊपर चढ़ते थे, यानी जो जादूगरनी थी वो ऊपर चढ़ती थी. तो वह कहती है कि मैं रैपुंजल हूँ. आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. यहाँ वह अपने बारे में सोचती है कि काश मैं रैपुंजल होती, कल्पना कर रही है, और मैं टावर पे रहती, किसी मीनार पे रहती, और मुझे कोई तंग नहीं करता, बिल्कुल शांति वाला जीवन, दुर्लभ जीवन, और कभी भी मैं अपने बालों को, सुनहरे बालों को नीचे नहीं गिराती ताकि कोई उससे पकड़कर ऊपर आ जाता. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस क्या है? हु वाज रैपुंजल? रैपुंजल कौन थी? तो कहेंगे रैपुंजल वाज अ प्रिंसेस विद ब्राइट गोल्डन एंड लॉन्ग हेयर. रैपुंजल एक प्रिंसेस थी जिसके बाल सुनहरे थे और लंबे थे. वाई डज अमेंडा नॉट वॉन्ट टू लेट हर हेयर डाउन? अमेंडा अपने हेयर को नीचे नहीं गिराना चाहती, क्यों? तो कहेंगे रैपुंजल लेट्स हर हेयर डाउन टू क्लाइंब द टावर, बट अमेंडा वांट्स टू लिव अलोन इन ट्रैंक्विल लाइफ ऑन अ टावर, सो शी डज नॉट वांट टू लेट हर हेयर डाउन. रैपुंजल जो थी वो अपने बालों को नीचे जब गिराती थी तो उसे पकड़कर जादूगरनी चढ़ती थी, लेकिन अमेंडा कहती है अगर मेरे बाल इतने लंबे और सुनहरे होते तो मैं कभी भी इन्हें नीचे नहीं गिराती ताकि उन्हें पकड़कर कोई ऊपर आ पाता, क्योंकि मैं बिल्कुल शांत जीवन जीना चाहती हूँ इस टावर पे. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टैंजा फ्रॉम द पोएम द ट्रीज, composed by Adrian Rich. Long cramped boys shuffling under the roof, like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors. तो इस कविता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सारे जंगल खाली हो गए हैं और जंगल भरने के लिए जो पेड़ पौधे घरों के अंदर कैद हैं, बरामदा के अंदर कैद हैं, वे अपने जड़ों को फ्री करके और भागे जा रहे हैं निकल कर. तो यहाँ भी वही सेंस है. लॉन्ग क्रैम्प बॉज, जो टेढ़ी मेढ़ी लंबी लंबी जो डालियाँ हैं वो सफलिंग कर रही हैं और छत से टकरा रही हैं, वहाँ से निकलना चाह रही हैं, और जब वहाँ से निकल गई हैं तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डेज्ड, जैसे किसी मरीज को जब छुट्टी दी जाती है हॉस्पिटल से तो कैसे वो लड़खड़ा कर चलता है आधा नशे में, उसी तरीके से ये भी लड़खड़ा कर भागे जा रहे हैं. ठीक उसी प्रकार जैसे कि क्लिनिक डोर्स की तरफ, दरवाजे की तरफ मरीज भागते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? नेम द पोएम. द आंसर इज द ट्रीज. नेम द पोएट एड्रियन रिच. व्हाट आर द ब्रांचेस डूइंग? यहाँ ब्रांचेस क्या कर रहे हैं, डालियाँ क्या कर रही हैं? द ब्रांचेस आर सफलिंग टू कम आउट ऑफ द हाउस. ये लोग कोशिश कर रही हैं कि निकलकर घर से बाहर जा सकें. व्हाट हैव द ट्रीज बीन कंपेयर टू? यहाँ पेड़ों की तुलना किससे की गई है? द ट्रीज हैव बीन कंपेयर टू द न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स. बिल्कुल उन मरीजों से तुलना की गई है जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल से रिलीज किया गया है, और जब वो लड़खड़ा कर चलते हैं ठीक उसी प्रकार की डालियाँ इसकी जो है वैसे लड़खड़ा कर चल रही हैं और पेड़ भागे जा रहे हैं लड़खड़ा कर. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजाज फ्रॉम द पोएम्स. सो डियर स्टूडेंट्स, thanks a lot for watching the video. Like, share and subscribe the channel. Promote the channel. I'll be helping you all the time. So thanks again. Have a good day.